ओके, हम लॉज ऑफ मोशन में आगे बढ़ते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे हमें सवाल में पुट अप करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड द सिस्टम। ओके, इसके लिए मेरे पास एक डायग्राम है। ऑलराइट, अब हमें जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ट्राई करना है कि कैसे हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप है डिसाइड द सिस्टम। सिस्टम को हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस पर हमें ये लॉ ऑफ मोशन लगाने हैं। तो द सिस्टम में बी ए सिंगल पार्टिकल ब्लॉक और कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। कोई ब्लॉक है एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है या साइड बाय साइड रखा है, पीस ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, दो ब्लॉक्स पीस ऑफ स्ट्रिंग से या रॉप से बंधे हुए हो सकते हैं। और एक ओनली वन रेस्ट्रिक्शन दैट शुड बी कि सिस्टम ऑफ बॉडीज है ना, वो उसमें क्या क्या एक कंडीशन होती है, कब हमें मानेंगे कि all parts of the system should have identical acceleration। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। मान लीजिए आप इसको एक पूरा सिस्टम मानना चाहते हैं। उसके ऊपर आप देखोगे कि यह एक्सटर्नल फोर्स इधर F1 है, F2 है, F3 है। लेकिन आप देखोगे कि यार ए का एक्सीलरेशन है, इट इज़ नॉट इक्वल टू बी का एक्सीलरेशन। तो ये सिस्टम नहीं है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब इस डायग्राम पे फोकस कीजिए आप। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए कि ब्लॉक बी है यहाँ पे रखा हुआ, है ना? वो किस पे रखा हुआ है? ब्लॉक ए पे। कंसिडर कि ब्लॉक बी है ना, इसके ऊपर से स्लिप नहीं करता है, ये दोनों बंधे हुए रहते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए ये रस्सी है, ऐसे खींच रहा है आदमी, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे आगे आगे चल रहा है, खींच रहा है, तो ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना? तो इस केस में ए बी एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, तो और ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। इट डज नॉट चेंज बाय वर्च्यू ऑफ मूवमेंट। तो जितना मूवमेंट ए का हो रहा है उतना ही मूवमेंट बी का हो रहा है, उतना ही मूवमेंट सी का हो रहा है। ठीक है ना? और मैं ये मानूंगा कि ये रस्सी जो है ना, ये बहुत टाइट है। ऐसे ऐसे नहीं हो गई, पहले ऐसे थी, अब थोड़ी देर बाद ऐसे हो गई। उस केस में तो इन डब्बों की जो एक्सीलरेशन है वो ए सी से कुछ अलग होगा, राइट? ऑल राइट। तो जितने टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उतने टाइम में ही बी उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ए और बी दोनों को एक में पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर उनको एक सिस्टम मान सकता हूँ। सेम गोज फॉर सी एज वेल। सी ए बी तीनों एक टाइट रॉप से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे इस दिशा में जितना ही एक्सिलरेशन होगा वो सेम होगा और एक ही डायरेक्शन में है। तो मैं मान सकता हूँ ई कोमा बी कोमा सी को एक पूरा सिस्टम मान सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना टेंशन लग रहा है ना, वो इन सब पे लग रहा है पूरे सिस्टम पर, ऐसा मैं मान सकता हूँ। सिस्टम का मतलब यही होता है, किसी एक पार्टिकल पे
कुछ फोर्स लग रहा है, तो सारे पार्टिकल्स जो सारे पार्ट्स है ऑफ दैट सिस्टम should have identical acceleration. That's why we can, that's the very condition we can put all those parts into a system. ठीक है ना? तो ए बी सी तीनों एक पार्ट ऑफ सिस्टम हो गया। अब आप देखिए जी, मान लीजिए जी को जितना खींचोगे ना, है ना, उतना ही ए बी और सी ये इस तरफ खींचेंगे, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा जी ये एक सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉय है ना, इन तीनों को इमेजिन कीजिए आप, ए बी सी एंड जी को। अब इन तीनों पे अगर एक्सटर्नल फोर्स आपको आइडेंटिफाई करना हो तो यहाँ पे, ओके इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, बहुत ही क्लटर हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि जितना फोर्स जी पे लग रहा है उस फोर्स की वजह से जितना एक्सीलरेशन जी में होगा, सेम ही एक्सीलरेशन ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी या सी प्लस जी कॉम्बिनेशन भी रह सकता है इसमें, मान लो सी प्लस जी को भी मान सकता हूँ, ठीक है, और ए सी जी को मान सकता हूँ, या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी भी एक मेरा सिस्टम हो गया, करेक्ट। और इसमें बी प्लस सी इन दोनों को भी सेम सिस्टम का पार्ट मान सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ को, ऐसे उन सभी ब्लॉक्स को हम सिस्टम में ले सकते हैं जिनका एक्सीलरेशन सेम हो। लेकिन आप है ना एक चीज़ देखिए, मान लीजिए डी है ना ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड करता है, ठीक है ना। इफ इफ दिस डिस्क डी स्लाइड्स ओवर द स्ट्रिंग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय डी विल नॉट बी इक्वल टू दैट बाय ई इन द सेम टाइम इंटरवल। मतलब मान लीजिए ये डिस्क है डी, इसमें कुछ बार होगा, ज़्यादा बार होगा, मान लीजिए 1 है, W2 क्या है, मान लो कोई ब्लॉक है ई, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। मान लेकिन इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर की वजह से ज़्यादा लगेगा, तो ये स्लाइड करेगा, तो ये जो स्ट्रिंग है ना ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम करेगा। अदरवाइज क्या होता, अगर बराबर करते तो ये स्ट्रिंग तनी हुई रहती। तो डी एंड ई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। क्या डी ई को मैं ए बी सी और जी में बांध सकता हूँ, इंक्लूड कर सकता हूँ? नहीं। एक तो डी ए बी सी की जो ए बी सी जी इन चारों की जो मूवमेंट है ना इस तरफ हो रही है, एक्स डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल, डी ई की क्या हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये डिफरेंट है, एक्सीलरेशन सेम नहीं है अनटिल अनलेस देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई पहला स्टेप। दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स थ्रू विच वी विल वर्क आउट विथ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, कंडीशन नहीं स्टेप। पहला स्टेप क्या था, डिसाइड द सिस्टम, हमें सिस्टम डिसाइड करना है। दूसरा है आइडेंटिफाई द फोर्सेज। देखो न्यूटन के लॉज है ना वो फोर्स के अराउंड है, राइट। तो हमें सबसे पहले तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें फोर्स आइडेंटिफाई करना है। वंस द सिस्टम इज डिसाइडेड, मेक ए लिस्ट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स अदर देन द सिस्टम। मतलब क्या है, मान लो आपका सिस्टम ऐसा है, इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं ए बी सी और यहाँ पे जी, हमने देखा था, है ना। ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, बी ए पे कितना लगा रहा है, बी जी पर कितना लगा रहा है फोर्स, और सी और जी के बीच में क्या इंटरेक्शन है, सी और ए के बीच में क्या इंटरेक्शन है। ये तो सिस्टम अगर मान लिया चारों पांचों ऑब्जेक्ट को, तो उसमें इंटरनल फोर्सेस डजंट मैटर, इंटरनल फोर्सेस डोंट मैटर, ओके, ओनली एक्सटर्नल forces do।
तो एक बार हमने सिस्टम डिसाइड कर लिया ना, अब हमें फोर्सेज कौन से आइडेंटिफाई करने हैं? एक्सटर्नल ओनली एक्सटर्नल, बाहरी बल, आंतरिक बलों को या इंटरनल फोर्सेज को हम काउंट नहीं करेंगे, और इससे ना इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन वुड बिकम मच मच इजियर। ठीक है ना। अब इसमें अगर आपने मान लीजिए पहले वाले में ए बी सी एंड जी को कंसिडर कर लिया, अब मुझे पता नहीं कि सी के ऊपर ये जी कितना फोर्स लगा रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो एक बार ए बी सी एंड जी बिकम पार्ट ऑफ वन सिस्टम, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, बी सी पर कितना लगा रहा है, सी ए पे कितना लगा रहा है, सी और जी के बीच में क्या इंटरेक्शन, आई डोंट केयर। ठीक है। व्हाट आई केयर अबाउट कि इस सिस्टम पर ए बी सी जी पर बाहरी फोर्स एक आदमी लगा रहा है ना, इस सिस्टम से बाहर, इसको हमने अंदर नहीं लिया। ठीक है। ऑल राइट। तो ये तो बात हो गई कि आइडेंटिफाई द फोर्सेज। आइडेंटिफाई द फोर्सेज में मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक बंदा है, देयर इज अ बॉय। इस बंदे ने क्या उठा रखा है? भार सर पे। ओके, देयर इज अ बॉय एंड लोड ऑन द बॉय। सो दिस इज द सिचुएशन, द लॉर्ड प्रेसेस द बॉय डाउन, है ना, इसमें कुछ भार है, ये क्या करता है? बच्चे को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है ना। एंड बच्चे के पैरों के नीचे क्या है? फ्लोर या अर्थ। अर्थ बच्चे को ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है। ठीक है। एंड आई मीन फ्लोर, और अर्थ क्या कर रही है? फ्लोर बच्चे को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं। अर्थ क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स यूज कर रही है इस बच्चे पे, किस तरफ? नीचे की तरफ। और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉर्ड पे भी लग रहा है, लॉर्ड का भी कुछ भार होगा तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और बॉय में भी कुछ मास है, और अर्थ में भी कुछ मास है। अर्थ भी, बॉय भी अर्थ को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड वाइस वर्सा इज वेल। सो देर आर मैनी फोर्सेज ऑपरेटिंग इन दिस सिस्टम, राइट। तो हमें अपने लिस्ट ऑफ, हमें एक लिस्ट बनानी है फोर्सेज की। हमें एक क्या बनानी है? लिस्ट ऑफ फोर्सेज क्रिएट करनी है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करें? इंक्लूड व्हाट? दिस द क्वेश्चन। ओके, हम लोग ऐसे सवाल का अब बिना सी वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, नॉट बिकॉज वी डोंट नो, बट बिकॉज वी हैव नॉट येट स्पेसिफाइड द सिस्टम। हमने जो पहली कंडीशन, पहला स्टेप था कि डिसाइड द सिस्टम, वो किया ही नहीं। तो फिर हमें ना कैसे पता लगाएं कि कौन कौन से फोर्सेज है, हमें लिस्ट बनाना है। सो डू नॉट ट्राई टू आइडेंटिफाई फोर्सेज बिफोर यू हैव डिसाइडेड द सिस्टम। फर्स्ट डिसाइड द सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम को डिसाइड कीजिए कि इस सिस्टम पर हमें काम करना है। तो अगर हम ये बॉय की जो हम सपोज वी कंसंट्रेट ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉय, वी शुड देन कंसंट्रेट ऑन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉय। ओके, तो हम ट्राई करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। ऑल राइट, what I would do first, let's say decide the system. I decided the system is, let's say boy. अब बॉय पे फोर्सेस जो है एग्जर्टेड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एग्जर्टेड बाय, कौन कौन इस बच्चे पे फोर्स लगा रहे हैं, अब ये हमें पता करना है। ठीक है। अच्छा, तो और एक पता करेंगे कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बच्चे पे फ्लोर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ये कॉलम किस लिए है? फोर्सेज एक्सर्टेड बाय, बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो मैं कहूँगा फ्लोर के द्वारा। फ्लोर कितना फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल एन, किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। तो मैं लिखता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन।
दूसरा है इस बच्चे पे अर्थ का फोर्स लग रहा है ना। मैंने क्या लिया है, सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैं इसको ऐसे ले लेता हूं। बच्चे को मैंने सबसे पहले कंडीशन लिया है कि सॉरी सिस्टम लिया है बच्चे को। तो बच्चे को सिस्टम लिया है तो देखो बच्चे के ऊपर एक फोर्स लग रहा है अर्थ का, एक लग रहा है फ्लोर का। फ्लोर का हमने ज्ञात कर लिया। अर्थ कितना लगाएगी, भार W इक्वल टू एम जी, किस तरफ, डाउनवर्ड। अब इसके ऊपर एक बोझा भी रखा हुआ है, लोड, तो वो बच्चे को नीचे की तरफ दबा रहा है। कितना भार लग रहा होगा, N1, कुछ तो भार होगा उसको, है ना। किस तरफ लगा रहा है, हमने N1 माना, जस्ट डाउनवर्ड ओनली, राइट। अब मान लो आपका मन हुआ कि मेरे को तो सिस्टम बदलना है, आप निकले क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी, कि चलो सिस्टम बदलने चलते हैं। ठीक है, सिस्टम आपने क्या करा, आपने सिस्टम यूज किया लोड, कि मेरे को लोड के बारे में पता करो, बच्चे को इग्नोर करो। तो लोड पे एक छोटा सा गोला बनाते हैं। अच्छा इस बार ऐसा ही बनाते हैं जैसा है। अब लोड के ऊपर आप देखिए, सबसे पहले अर्थ कुछ ना कुछ लोड को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर देगी। कितना, W डैश, है ना, किस तरफ, डाउनवर्ड। और अर्थ पे क्या लग रहा है, बच्चा फोर्स लगा रहा है, कितना, N1, सेम एक्शन, सेम कॉन्टेक्ट ऑफ फोर्स है ना, उस पर सेम फोर्स लगता है एक्शन रिएक्शन का। किस तरफ लगा रहा है बच्चा, लोड को ऊपर की तरफ ढो रहा है ना, तो अपवर्ड। तो ये तो हो गया कि आइडेंटिफाई द फोर्सेज। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, शॉर्ट में FBDD बनाओ, FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। और सिस्टम को आप मानो कैसे रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट, ऐसे पूरे सिस्टम को। और उससे आप वेक्टर ड्रॉ करो, वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फोर्सेस। ऑलराइट, अब हम बच्चे वाला डायग्राम था हमारे पास, ऐसे बच्चा बाहर लेके खड़ा है। तो सबसे पहले बाहर बना देते हैं बच्चे का सर, ठीक है। ऑलराइट, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर मैंने सिस्टम माना इसको, बॉय को, ठीक है ना, तो पहले बॉय को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पॉइंट से। अब बॉय का जो भार है W, अर्थ की वजह से नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। बॉय जो है अपने सर पे क्या ले रखा है, लोड, उस पर वो कितना भार लगा रहा है, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, नॉर्मल N1 या N, ठीक है। एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड। बॉय है अपने पास और ये फ्लोर पे खड़ा है, राइट। तो बॉय को अगर मैं पकड़ूं तो इसके नीचे की तरफ लग रहा है W इक्वल टू एम जी, फ्लोर इस पर लगा रहा है N, तो ये फ्लोर का हो गया नॉर्मल, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सरफेस, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस तो डन है। अब दूसरा कहाँ है, यहाँ पे,
इस सिस्टम से बाहर क्या चीज़ है, एक तो फ्लोर था। बॉय को मैंने प्योर एक बॉय को बना माने सॉरी बॉय को मैंने एक सिस्टम माना है, तो बॉय के बाहर जो भी चीज़ें होंगी वो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेसेस, तो उसको हम एक बाहरी फोर्स के तौर पे काम करेंगे। तो बॉय के ऊपर फ्लोर है, फ्लोर आई मीन बॉय के नीचे, तो फ्लोर क्या कर रहा है, बॉय को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, और अर्थ क्या कर रही है, डब्लू से नीचे की तरफ खींच रही है, और जो लोड है वो बच्चे के सर के ऊपर आ रहा है। तो लोड जो है वो ऐसे N1 ड्यू टू लोड। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम व्हेन यू कंसीडर सिस्टम एज ए व्हेन यू कंसीडर बॉय एज सिस्टम। अब मान लो सिस्टम क्रांतिकारी लोग आए और उन्होंने कहा नहीं, हम लोड को मानेंगे सिस्टम। मान लीजिए, तो देखो लोड को हमने क्या करा, पॉइंट सरफेस माना। सबसे पहले देखो लोड पे क्या लग रहा है, आदमी का सर, ये कांटेक्ट पॉइंट है। तो आदमी के सर की वजह से N1 ऊपर की तरफ लगेगा। देखो इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, लोड आदमी के सर पे कितना लगा रहा था बाहर, N1, तो लोड को बैक कितना लगेगा, इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला है। ऑलराइट। अच्छा, अब आपको पता है लोड का भार है, इसकी वजह से अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है। डब्लू, सिर्फ इसमें डब्लू डैश, क्योंकि डब्लू हमने बॉय का भार माना है, तो डब्लू डैश क्या हो गया, लोड का भार। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। इससे क्या है, वेक्टर सम करने में आसानी आती है। अब अच्छा, लास्ट स्टेप जो है वो है स्टेप 4, उसको हम बोलते हैं चूज एक्सेज। चूज एक्सेज एंड राइट इक्वेशंस। ओके, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको, हाँ, 3 डायरेक्शन दे रखी है, एक्स वाई जेड। तो ऐसे आप डायग्राम बना लीजिए एक, तो है ना, ये एक्स और वाई जेड ये तीनों है, इन तीनों के बीच में म्यूचुअली 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो अब मान लो अपने पास कोई फोर्स है, वो को प्लेनर है। को प्लेनर मतलब एक फोर्स है एफ, एफ उसके कंपोनेंट है एक्स में भी है और वाई में भी है। दूसरा F2 है, उसमें भी एक्स वेक्टर वाई वेक्टर है, जेड का कोई फैक्टर नहीं है, तो हम दो ही प्लेन प्लेन ले सकते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है ना। तो अब मान लो कोई लेट्स से देयर इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स और वट एवर द वैल्यू इज गिवन, कि आपको ऐसे दे रखा हो फोर्स एंगल पर कुछ एफ, को प्लेनर है, तो मान लो थीटा है, मान लो एंगल एक्स के साथ या वाई के साथ वट एवर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट components of forces along axis, be it x y z। तो हमने प्रोजेक्शन सीखा था कि कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर ये फोर्स F है, तो x की तरफ क्या होगा, F cos थीटा हो गया x की तरफ, y की तरफ क्या हो गया, F sin थीटा। फिर हमें क्या लीनियरली जोड़ना है, y वाले एड अलोंग एक्सिस कंपोनेंट ओनली, x के कंपोनेंट ऐड करो, सेम एक्सेस ना, इसको मैं कहूँगा सेम एक्स की जगह हम सेम एक्सेस कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना है। मान लीजिए सारे फोर्सेस को लीनियर है, एक ही लाइन में है, तो हमें वाई वाली इक्वेशन जरूरत ही नहीं है ना। ऑल राइट। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम वी नीड टू वर्क विथ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, एंड देर आर 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज डिसाइड द सिस्टम, उस सिस्टम में कौन कौन से पार्टिकल है जिनकी आइडेंटिकल एक्सीलरेशन है। सेकंड इज आइडेंटिफाई द फोर्सेज, हमें वी नीड टू मेक द लिस्ट ऑफ फोर्सेज
okay, or third is make a free body diagram, fourth is choose axis and write equations. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए एक फ्लोर है, स्मूथ, फ्रिक्शनलेस, इस पर एक हमने ब्लॉक रख दिया एम मास का, ठीक है। और एक बंदा है जो इस ब्लॉक को ऐसे खींच के ले जा रहा है और उसने रोप या स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये बंदा क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को खींच रहा है, ठीक है। ओके, so a block of m, mass m is pulled on a smooth horizontal table by a string making an angle theta with the horizontal, ठीक है, is shown in this figure. So what we need to find out, if the acceleration of the block is given as small a, तो फाइंड द फोर्सेस अप्लाइड बाय, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोर्सेस अप्लाइड बाय स्ट्रिंग और मान लीजिए ब्लॉक है या टेबल है, ये टेबल मान लीजिए ये वाली, एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। अब टेस्ट होगा कि हमने क्या पढ़ा और कैसे हमने अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है मास एम ब्लॉक पे, क्योंकि उस पर हमें पता करना है कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है ड्यू टू दिस स्ट्रिंग एंड ड्यू टू दिस टेबल, ऑलराइट। तो इस मास, सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई द सिस्टम करना है, डिसाइड द सिस्टम, सिस्टम हो गया मास एम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, लिस्ट ऑफ द, हमें लिस्ट बनानी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फोर्सेज काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने ये सिस्टम लिया एम, देखो एम का भार है कैपिटल एम, तो इस पर भार अर्थ की वजह से इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, पुल लगेगा इतने भार का, W इक्वल टू एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब हमें कांटेक्ट फोर्स लगाना है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, राइट, ये सरफेस, तो टेबल की वजह से इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये जो टी है स्ट्रिंग की वजह से तनाव, वो किस दिशा में लग रहा है, ठीक है। हमें अभी तो ऐसे दे रखा है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल बना हुआ है मेरा और ऐसे टी लग रहा है, एक मिनट क्या हो रहा है, स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है टी, ये स्ट्रिंग खींच रही है राइट इस तरफ, तो ये है टी एंगल। तो देखो सबसे पहले टी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, हमने पता किया था एक्स, हमने लिस्ट बना ली, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये ऊपर की तरफ वाई ले लो, ये नीचे की तरफ वाई ले लो, ठीक है। तो टी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ऐसे ड्रॉ करो, तो टी कोस थीटा, और ऐसे ड्रॉ करूँ वाई की तरफ टी साइन थीटा, एक्स वाई दोनों दिशा में आ गया। अब
टी का तो कंपोनेंट आ गया, दूसरा फोर्स क्या है डब्ल्यू एम जी। अब एम जी का एक्स की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, डब्ल्यू कोस 90। कोस 90 क्या होता है, 0। तो कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एम जी along x axis is w cos 90 डिग्री मतलब 0। कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल टेबल का ऊपर की तरफ लग रहा था ना, इसका अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, वही एन कॉस 90 डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो 0। अब कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, टी कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ टी अलोंग वाई एक्सिस कितना है, टी साइन थीटा। ठीक है। अब ये अगर मैं एक्स एक्सिस वाली बात करूं, अगर वाई एक्सिस को मैं थोड़ा नीचे ले आऊं, हमने कहा था कि सेम एक्सिस के फोर्सेज को पहले हमें वेक्टर सम करना है। तो न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, एक्स एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स कितना है, टी कॉस थीटा, क्योंकि देखो ये 0 है, बस यही बचा है। तो एक्स एक्सिस में जो एक्सीलरेशन होगा, हमें एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन दे रखा था, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई कि लेफ्ट साइड में आप लिखो एक्सटर्नल फोर्सेस और राइट साइड में लिख दो मास। ये न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया ना कि ए इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो टी cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू ए। अब वाई एक्सिस की तरफ देखो, कंपोनेंट ऑफ टी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया, टी साइन थीटा। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एम जी अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, अभी थोड़ा सा देखना मजेदार बात देखो, वाई डाउनवर्ड है, मैं इसको ऊपर की तरफ क्या लिख सकता हूँ, माइनस एम जी लिख सकता हूँ, है ना। या फिर इस पॉइंट को रेफरेंस मानूंगा, ऊपर वालों को पॉजिटिव लिखूंगा, नीचे वालों को नेगेटिव लिखूंगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ माइनस एम जी, ठीक है। वाई एक्सिस का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ एन बचा, एन का अलोंग वाई एक्सिस वो वैसे ही ऊपर की तरफ ही लग रहा था, तो सीधा हम एन लिख सकते हैं। देखो ये वाला, यहाँ पे जो एन ऊपर की तरफ ही दे रखा है, राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब ये ऊपर ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। तो देखो एन ऊपर की तरफ एन टी साइन थीटा माइनस एम जी, इन तीनों का मैंने कर लिया समेशन। तो ये इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू 0, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग हमें कुछ एक्सीलरेशन दे नहीं रखा, है ना। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन इसको 2 नंबर दे दो और इसको 1 दे दो। तो पहली इक्वेशन से हम ऐसे निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू एम ए अपॉन कॉस थीटा। अब ये सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या थी, एन प्लस टी साइन थीटा माइनस एम जी। ये 0 क्यों आया, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एम इंटू 0 इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात है कि लेफ्ट साइड में आप, मतलब ये कोर लॉजिक है, लेफ्ट साइड में आप लिखो एक्सटर्नल फोर्स।
राइट साइड में आंख बंद कर लो और ऐसे लिख दो सिस्टम का मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है ना, यही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। कहीं पे भी न्यूटन के लॉ लगेंगे ना सेकंड वाला, तो ऐसे ही यूज होगा। तो ठीक है, अब t का वैल्यू इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास n इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस टी की जगह t अपॉन कोस थीटा ऊपर साइन थीटा। तो n इक्वल टू क्या आ गया, mg सॉरी कैपिटल M है, mg माइनस ma टेन थीटा। ठीक है, दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन कि एक बंदा है, एक मास m के ब्लॉक को खींच रहा है थीटा एंगल से। ऑल राइट।